तो बच्चों कैसे हो आप लोग। लेट आए बट बहुत लेट आए। आपका एसएसटी में कुल पहले 21 चैप्टर हुआ करते थे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि कुछ सिलेबस जो है वो बहुत कम हो गया है। इसमें इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड जो है, ये 2 चैप्टर काट दिए गए हैं। असल में ये एक ही यूनिट थी, ये यूनिट 2 हुआ करती थी ये यहाँ पे, और यूनिट 3, ठीक है। तो ये दोनों ही यूनिट, इंडस्ट्री इन इंडिया एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड, ये 2 यूनिट को काटा गया है। यानी चैप्टर 3 और 4 जो हैं वो आपके कट गए हैं। इसी तरह से 8th यूनिट यानी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी चैप्टर 11 जो है वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया नाम से वो भी कट चुका है। इसी तरह से 3 और चैप्टर कम हुए हैं। एक यूनिट 13 है, यूनिट 13 जो कि इकोनॉमिक सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम हुआ है, और यूनिट 15 जो कि इकोनॉमिक सिस्टम एंड ग्लोबलाइजेशन है वो यूनिट भी आपका कम हो गया। तो एक तरह से अगर अपन इकोनॉमिक्स से आज स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर नंबर 21 और 20 और 18 ये 3 चैप्टर कट गए हैं। वहीं 15, 16, 17 और 19 चैप्टर, ये 4 चैप्टर आप लोगों को आना है। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका हम जिक्र करेंगे। तो बच्चों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 20 और 21 कट चुका है, तो हम उल्टा इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ यूनिट 14 लिखा हुआ है, 5 मार्क्स का पहले आया करता था, लेकिन अब जो है वो ब्लूप्रिंट कंप्लीट तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब हमें इस चैप्टर का सब कुछ ही मतलब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र करूंगा। और जो चीज़ मतलब बोर्ड में समझाने की होगी तो वो मैं मतलब बोर्ड में ना समझा कर आपको कार्ड बोर्ड में समझा दूंगा, ठीक है। और क्योंकि मतलब बोर्ड में समझाने का हमारे पास टाइम है नहीं, और सिलेबस हमारा ना के बराबर हुआ है। ये पहला वीडियो है जो आज मैं आपका डालूँगा, ठीक है। तो चैप्टर 19 जो है वो कंज्यूमर अवेयरनेस है। बच्चों, कंज्यूमर अवेयरनेस 1885 में पहली बार इस शब्द की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती थी, इंडस्ट्रीज़ होती थी, वो जो भी मतलब प्रोडक्ट बनाती थी, कंज्यूमर को वो चीज़ खरीदनी पड़ती थी। देखो मतलब पहले क्या होता था कि इंसान की ज़रूरतें बहुत सीमित होती थी। बस उसे रोटी कपड़ा मकान दे दो, एक अच्छा घर दे दो रहने के लिए, एक अच्छा माहौल दे दो, वो उसके लिए उतना काफ़ी होता था। जो उसे खाने के लिए चाहिए होता था वो खुद ही उगा लेता था, खुद ही खा लेता था, यानी कि वो सेल्फ सफिशेंट होता था। लेकिन फिर कहानी शुरू हुई अंग्रेज़ों की। वो मतलब बाहर से हमारे इंडिया में आए और उन्होंने हमको मटेरियलिस्टिक बना दिया, वस्तुवादी बना दिया। ऐसी ऐसी वस्तुओं से हमें अवगत कराया कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए है, तो आराम चाहिए है, तो आप अपनी लाइफ को और स्मूथ बनाने के लिए आपको तरह तरह की उन्होंने मतलब वस्तुओं का प्रलोभन दिया, लालच दिया। फिर वो लालच के बाद वो हम उन वस्तुओं के आदी हो गए। और आज टाइम वक्त ऐसा आ गया है कि हम जीने के लिए अगर हम जो किराना वगैरह खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे लिए कुछ रोटी कपड़ा मकान टाइप की मतलब बेसिक नीड ना हो के तरह तरह की चीज़ें होती हैं। इवन अगर आप एक सिंपल सोप यानी साबुन की ही मतलब बात करें तो कपड़े धोने का अलग साबुन है, बर्तन धोने का अलग साबुन है, नहाने का अलग साबुन है। नहाने में भी जो मैं जिससे नहा रहा हूँ, मेरी मतलब फैमिली किससे नहा रही है, मेरे रिलेटिव किससे नहा रहे हैं, मतलब सबकी अलग अलग चॉइस है। अगर कोई मतलब फीमेल नहा रही तो भैया वो मतलब वो ये पियर सोप से नहाएगी, डव सोप से नहाएगी। मैं नहाऊंगा तो भैया ये अपने डिटॉल सोप से नहाऊंगा। तो सबका अलग अलग वो है। इतनी कंपनियां मार्केट में हैं, लाइफबॉय वगैरह एट्सेट्रा। तो व्यक्ति जो है वो वस्तुवादी हो गया है, मतलब मटेरियलिस्टिक हो गया है। उसके लिए कई सारी वस्तुएं उस पर थोप दी गई, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया गया। लेकिन जो एक चीज़ जो मतलब कम हुई वो थी वस्तु की क्वालिटी, जो आप वस्तु उपयोग कर रहे हो, ठीक है। तो अनजाने में अनदेखा करके हमने उन वस्तुओं को उपयोग किया, उसके कुछ दुष्परिणाम हमारी बॉडी पे जो हुए उसका किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब खबर होना चालू हुई तो 1985 में पहली बार
हमको एक एक्ट की ज़रूरत पड़ गई। एक्ट क्या होता है? एक्ट एक ऐसा बिल होता है जिसके जो मतलब पास होने के बाद उसमें कुछ दंडात्मक विधि यानी कि पनिशमेंट कोर्ट भी आ जाता है, उसमें जुडिशरी भी अपनी टांग बीच में घुसेड़ देता है। तो 1985 में जिक्र होने के बाद से 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शॉर्ट में कोपरा कहते हैं, CO फॉर कंज्यूमर, P R फॉर प्रोटेक्शन एंड A फॉर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत व्यक्ति पे दंडात्मक भी आ गया। हर जिले में कुछ अदालतें खोल दी गई जो स्पेशली कंज्यूमर्स के लिए होती थी, उनको कंज्यूमर फोरम वगैरह कहते हैं। ठीक है, वो जिलागत अलग होती है, स्टेट के अंदर अलग होती है, और जो राष्ट्र लेवल की होती है, नेशनल लेवल की होती है, वो एक अलग लेवल की होती है। क्योंकि इसका पूरा का पूरा एक्ट है जो हमें समझना है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुल 7-8 पेज का चैप्टर है और आसान चैप्टर है। इसमें आप जितना चाहें उतना ज़्यादा जोड़ के लिख सकते हैं। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन कि हमें कंज्यूमर अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों है। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को अवेयर कर दो कि वो अपने कुछ राइट्स को जान जाए, कुछ अपनी ड्यूटीज़ को जान जाए। भैया कंज्यूमर की क्या ड्यूटी होती होंगी, कंज्यूमर की ड्यूटी होती होंगी वो गारंटी वारंटी के बारे में जाने, वो नकली असली सामान की मतलब पहचान करना जाने, ये उसका ड्यूटी है। वो जब सामान खरीद लेता है तो वो प्रॉपर टैक्स वगैरह दे, और टैक्स वगैरह दे के उसके कुछ जो बिल होते हैं वो भी उससे मांगे, क्योंकि जो मतलब सेलर होता है, जो विक्रेता होता है, मर्चेंट ट्रेडर्स होते हैं, ये बिल नहीं देते। और अगर वो बिल नहीं देते तो अगर हमें उस सामान को उपयोग करने के बाद कुछ घाटा होता है तो वो हमसे ये बोल देते हैं कि भैया क्या प्रूफ है कि ये सामान मैंने आपको दिया था। तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप अपना केस हार जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए केवल एक ड्यूटी है, विच इज़ कि हम बिल मांगें, और उसी की तरह कुछ छोटी मोटी ड्यूटीज़ और हैं हमारे, मतलब वो भी जानना है, और बदले में हमें कुछ राइट्स मिलते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको दिए गए हैं। तो हम उनके बारे में भी जानेंगे, जो कि हमारा कोपरा है। कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 में लागू हुआ था। देखो बच्चों, ये शॉर्ट नोट के रूप में यहाँ पे दे रहे हैं। मैं आपको इस चैप्टर का जो PDF है वो भी मैं आपको दे दूंगा। साथ में मैं जो इसके लास्ट ईयर के कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो वेरी शॉर्ट के लेवल में, हायर लेवल में, वो मैं वो भी आपको दे दूंगा। तो आप अपने उस PDF में वो क्वेश्चन ढूंढिए, उसको रटिए, समझिए, और इस तरह से आपको ये चीज़ें आएंगी। पूरा PDF है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, क्योंकि अब आपने बहुत सारा संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश वगैरह पढ़ लिया है। अब आपका जो मेन समय आया है वो SST पढ़ने का आया है। मैं कोशिश करूँगा कि 1 या 2 वीडियो में मैं आपका कोई एक चैप्टर पूरा करूँ। तो आज आपका पहला क्लास है, इसलिए मैं इतना आपको समझा रहा हूँ, बाकी शॉर्ट में हम आगे समझते जाएंगे। तो ये बोलते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस का मीनिंग होता है कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि उसको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी हो। तो ये आप कम वर्ड में लिख सकते हो, जो इंट्रोडक्शन दिया है उससे आप अपने इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप जो भी परिभाषा लिखते हैं उसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करिए, ड्राइंग्स वगैरह बनाइए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपका एक टॉपिक स्टार्ट होता है, नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, कि हमें कंज्यूमर अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो भी हम सामान खरीदते थे तो वो हमको महंगे दामों में मतलब विक्रेता बेच दिया करते थे, उसमें कुछ अडल्ट्रेशन यानी मिलावट हुआ करती थी, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत कम हुआ करती थी। तो इन सब प्रॉब्लम से जो कि कंज्यूमर लंबे समय से फेस करते आ रहे हैं मटेरियलिज्म के युग में, उनको अवगत कराना कंज्यूमर अवेयरनेस कहलाता है। इसके बाद कुछ उन्होंने मतलब पॉइंट्स बताए हैं, आप मेन इसके स्निपेट्स यानी कि पॉइंट्स याद करते जाइए, और अंदर का आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस को एक्सप्लेन करो या थ्रो अ लाइट ऑन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस, इस पर प्रकाश डालो। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अगर कोई कंज्यूमर कोई सामान खरीदता है तो वो कंप्लीट
कंप्लीटली इस बात से निष्फिक्र रहे कि वो सामान उसके लिए हानिकारक नहीं है, उसके लिए फ़ायदेमंद है, या अगर वो उसको उपयोग कर रहा है तो बदले में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से, और उसे किसी भी तरीके से ट्रेडर या प्रोड्यूसर ने ठगा नहीं है, उसको उल्लू नहीं बनाया है, मूर्ख नहीं बनाया है, इसका उसको पूरा श्योरिटी देना आपका इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस की आवश्यकता पड़ती है। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, आई विल गिव यू द PDF। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर। तो मैंने जैसा कि आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हर पॉइंट अपने आप में पिछले पॉइंट से लिंक होता है। बहुत कुछ जो उसमें मटेरियल रहता है, आप मतलब पॉइंट में से कई सारे पॉइंट बना सकते हैं। अब जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी उसी का सिनोनिम लैंग्वेज में ये चीज़ यहाँ है कि प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाने वाला एक्सप्लॉयटेशन से जो कंज्यूमर है वो बच जाता है, क्योंकि कभी कभी वो कम वज़न में तौलते हैं या ज़्यादा मतलब मार्केट प्राइस ले लेते हैं, MRP से ज़्यादा का प्राइस ले लेते हैं, या हमें नकली सामान बेच देते हैं। कि आप लोग कभी अगर गांव में च्युइंगम वगैरह खरीदो तो आप देखेंगे कि मतलब पन्नी जो मतलब दिख रही है आपको, मतलब प्लास्टिक जो दिख रही है, उस रैपर जो दिख रहा है वो तो आपका सेंटर फ्रूट का है, लेकिन अंदर उसके अंदर कुछ और भरा है। फिर आप उसका रैपर देखते हो, उसमें देखते हैं कह रहे सेंटर की स्पेलिंग गलत है, फ्रूट की जगह मतलब फ्रट लिखा है ना। तो वो आपका दिमाग है कि भैया हम मतलब फ्रट और फ्रूट में अंतर गैस कर सकें कि हमें कोई एक्सप्लॉइट ना करे। तो इस सब के लिए कंज्यूमर को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप सेंटर फ्रूट की जगह सेंटर फ्रट खा के आएंगे और आपको टेस्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो कंट्रोल ओवर कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स। देखो अभी वही मतलब बात वहाँ हुई थी, अब वही यहाँ बात हो रही है कि जो हानिकारक पदार्थ हैं उनमें नुकसान से बचाया जा सके। जैसे कभी आपने अगर राजश्री का रैपर देखा हो, मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, और हम यहाँ पे दोनों ही लोग झूठ बोल रहे हैं, हमने सब देखा है। ठीक है, आप भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। तो उसमें देखा होगा मतलब पीछे के रैपर में एक कैंसर का साइन बना होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग राजश्री खरीदते हैं। लेकिन पहले ये साइन बहुत छोटा होता था, उसकी जो मतलब वैधानिक जो स्ट्रेचरी मतलब वार्निंग होती थी वो बहुत ही छोटे वर्ड में होती थी कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे आपको कैंसर हो सकता है। अभी जैसे आप अगर कोई मतलब मूवी देखने जाते हैं तो उसमें शुरुआत की ऐड में होता है कि एक व्यक्ति खांस रहा होता है, कोई रहाने हैं मतलब मुकेश रहाने, उसकी ऐड आती है कि मैंने अपनी उम्र में बहुत ज़्यादा जर्दा चबाया और आज मैं भुगत रहा हूँ। फिर कि हम मुकेश रहाने को नहीं बचा पाए, लेकिन आप बच सकते हैं, इसलिए इसको ना खाएं, धूम्रपान पड़ेगा महंगा थप्पा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की जो वार्निंग है ये उनको जानबूझ के दी जाती है कैपिटल लेटर्स में, थोड़े बोल्ड लेटर्स में, कि भैया अगर आप नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट का धूम्रपान कर रहे हैं, तो भैया रुक जाइए। क्यों? क्योंकि इससे आपको कैंसर की समस्या हो सकती है। वो एक अलग बात है कि आदमी इस चीज़ को इग्नोर करता है, वो मतलब पहले रैपर फाड़ेगा और डाल देगा, भैया ना मतलब लिखा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं, भैया इनका हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम अवेयर हो सकते हैं बिकॉज वी आर कंज्यूमर, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। ओके, मोटिवेशन ऑफ सेविंग, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बचत। क्यों आप एक्स्ट्रा पैसा दे के आ रहे हो? जैसे आपने देखा होगा, एक मैंने मूवी देखी थी जब भी मिट, ठीक है, तो उस जब भी मिट में क्या होता है, करीना कपूर कोई रतलाम के पहले वाले स्टेशन पे उतर जाती है। क्यों? क्योंकि वो मतलब पानी वगैरह खरीद रही होती है और पानी में MRP से ज़्यादा का वो मतलब बेच देता है, तो उसकी पूरी ट्रेन छूट जाती है। ठीक है, फिर आप देखते हैं आगे बहुत ड्रामा होता है, हटाइए वो, मैं आपको मूवी नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि MRP से ज़्यादा का उसने 2 रुपये ज़्यादा का मतलब उसने कोल्ड ड्रिंक या मतलब पानी बेच दिया था, तो उसने अपनी ट्रेन छोड़ दी भाई। ठीक है ना, आप अवेयरनेस की वो लिमिट देख रहे हैं। ठीक है ना, तो भैया उसी तरह से सेविंग है कि आप MRP से ज़्यादा का नहीं देंगे, क्योंकि मतलब कि हम उसमें कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड करने का मतलब पैसा जोड़ रहे हैं, भैया नहीं, वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो ऑलरेडी उसको आधे दाम में मिली है। आप MRP से ज़्यादा का सामान नहीं खरीदिए, अगर वो बेच रहा है तो उससे मतलब बिल मांगिए। ठीक है, वरना ऐसे दुकानदारों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए। सर मेरे बहिष्कार करने से क्या होगा, वो दुकानदार में कोई और जाएगा, कोई और खरीदेगा। भाई बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। भैया आपने क्लास 8वीं में एक मतलब पाठ पढ़ा होगा, पार्ट 20 या पार्ट 15, कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है ना, अब आप लोग 10th में हैं,
ठीक है। तो उस चीज़ का आप बहुत अच्छे से मतलब महत्व जानते हैं, तो इसलिए सेविंग करिए, सेविंग में एमआरपी से कम दाम में लीजिए। नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी तरह की कंज्यूमर प्रॉब्लम जा रही है, आप इलिटरेट हैं, मासूम हैं, सूचनाओं से अवगत नहीं हैं, तो भैया इसके लिए कंज्यूमर को अवेयर बनाना बहुत ज़रूरी है। उसको साक्षर करिए, उसकी मासूमियत को हैवानियत में बदलिए, माफ़ कीजिएगा, इट्स अ जोक, और उसको उसके राइट्स के बारे में पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए। और यही चीज़ के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। और लास्ट में एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए आपको कंज्यूमर को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, उनके बीच अवेयरनेस को फैलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको अपना अच्छा बुरे का नॉलेज हो। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हमारा सेकंड टॉपिक है कि कंज्यूमर को किस किस तरह से ठगा जाता है। तो अभी आपने जो ऊपर मतलब पॉइंट पढ़े, वही पॉइंट नीचे भी आएंगे कि कंज्यूमर को उल्लू या मूर्ख किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उनको रोग यानी कि ठगा जाता है। अब अगला जो टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है वो हाई प्राइस है। हाई प्राइस में होता क्या है भाई कि वस्तुओं का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा रख दिया जाता है, इतने का उस पर कुछ कॉस्टिंग भी नहीं होता है, इतना उनके जेब से मतलब पैसा खर्च भी नहीं हुआ होता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का प्राइस बढ़ा जाता है। अगला जो टाइप है वो इन्फीरियर क्वालिटी है। आपको घटिया किस्म का सामान, या अगर किसी सामान को बनाने में कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर कुछ कच्चा माल यूज़ हुआ है तो वो बहुत ही गिरी हुई क्वालिटी का होता है, जिससे अगर अपन उपयोग करते हैं तो हमको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगला टाइप है बेटा अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन और इम्प्यूरिटी का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ मिलावट वगैरह उपयोग कर रहे हैं, जो ओरिजिनल सामान है वो उसमें आप उपयोग ही नहीं कर रहे हो, तो ये अडल्ट्रेशन और इम्प्यूरिटी का एग्जाम्पल है। और इस तरह से लोगों को ठग लिया जाता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। अगला जो टाइप है वो है फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ उल्टी सीधी जानकारियां वगैरह देकर, सही जानकारी ना देकर मतलब कि इस चीज़ से आपको नुकसान है इसकी कोई जानकारी नहीं होना। इस चीज़ में अगर नॉनवेज का उपयोग हुआ है यानी कि कुछ एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है, इसकी जानकारी ना देकर उस चीज़ को ठग लिया जाता है कि जो व्यक्ति यूज़ नहीं करता वो भी उनको उपयोग कर लेता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई खाद्य पदार्थ है तो उसमें डार्क ब्राउन कलर का सिंबल होता है, कोई में मतलब ग्रीन कलर का सिंबल होता है, तो ये आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट में उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उनको हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की श्रेणी में रखते हैं और वहाँ उनको इस तरह से उनके साथ गलत होता है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन का काम होता है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, इसमें क्या होता है कि बेटा कि ऐसे कि अगर सपोज करो गेहूँ अभी सस्ता है, तो जो मतलब माला माल लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो सस्ता गेहूँ अपने पास खरीद लेते हैं, उनको मतलब बड़े बड़े मतलब वेयर हाउसेस में जमा कर लेते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब मार्केट में गेहूँ का रेट कम बढ़ हो रहा है, फिर वो मतलब मार्केट में उस चीज़ को उतारते हैं और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाते हैं। बेटा होता क्या है कि कभी आपको इन फ्यूचर में मैं बताऊंगा कि जब कभी मार्केट से कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसकी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए उस वस्तु को महंगा कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको रोक के आप मतलब प्राइस मैकेनिज्म करो, या आप वेट करो उसको मतलब मार्केट से वो चीज़ गायब कर दो, तो ये भी एक तरह से कस्टमर पे एक्सप्लॉयटेशन है कि अगर उसको उस चीज़ का उपयोग है तो वो उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, या वो मतलब मार्केट में है तो वो बहुत महंगे दाम पे, क्यों, क्योंकि मतलब बेचने वालों ने, स्टोर करने वालों ने उसमें मतलब मार्केटिंग मैकेनिज्म की कर दी है। अगला जो टाइप है रॉन्ग मेजरमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो बाट होते हैं, जो मतलब मापन वगैरह के जो मतलब सामान होते हैं वो गलत माप के होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि उसमें लिखा हुआ तो 1 किलो है लेकिन बस वो तौल रहा है आपका 900 ग्राम, तो इस तरह के जो सामान होते हैं वो तुम्हारा गलत होते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, जब कोई वस्तु कोई सामान खरीदता है तो बदले में चाहता है कि इसकी कोई गारंटी वारंटी रहे, तो जो कि वो लंबे समय तक उस चीज़ को अपने साथ वो उपयोग कर पाए। इसके लिए क्या होता है कि सेल्स के बाद की जो सर्विसेज होती हैं कि अगर वो बिगड़ जाए तो आपके घर तक मतलब मैकेनिक आए, या फिर आप वो सामान अगर पूरी तरीके से खराब हो रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होती है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज ना देकर एक्सप्लॉयटेशन
किया जाता है कि आपने कस्टमर को पूरी सर्विस नहीं दी है। अगला जो टाइप है वो है मिसबिहेवियर और अननेसेसरी कंडीशन। इस तरह में क्या होता है कि जब की कोई शिकायत है आपके कस्टमर को और आप एक गलत बर्ताव कर रहे हैं या आप उसको ठग रहे हैं, आप उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो इस रूपों में आप उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या क्या होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कॉजेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। क्या कारण है कि एक कस्टमर ठग लिया जाता है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि क्यों उसको चीट कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है लेक ऑफ नॉलेज। उसको अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, उसको अपने सामानों का पता नहीं होता, उसको ये जानकारी नहीं होती कि कौन सी कमोडिटी या वस्तु उसके लिए किस हिसाब से सही है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगला जो टाइप है वो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कि लोगों के पास नॉलेज तो होता है लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, उनको उसके रेट का नॉलेज नहीं होता। तो जब रेट कम बढ़ वगैरह होता रहता है, लोगों को उसका नॉलेज नहीं होता है, तो इस तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनते हैं। मोनोपोली, जब कभी मतलब बेचने वाला इस दुनिया में खाली एक ही हो तो उसके पास पूरा ऑप्शन है कि वो उस वस्तु के दाम को फिक्स करे या बढ़ा दे, क्योंकि सारा अधिकार राइट्स उसके पास है। इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोपोली, कि सारी पॉलिसी बनाने वाला पर्सन एक है, दैट्स मोनोपोली। तो वो अपने हिसाब से हर चीज़ चलाता है और कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो ये कॉजेस ऑफ कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन में ये थर्ड कारण है। अगला है कंज्यूमर इंडिफरेंस टुवर्ड्स द मार्केट। कभी कभी जो कंज्यूमर होते हैं वो खुद इतने लकीर के फ़कीर होते हैं कि वो बोलते हैं क्या करना है यार, मतलब बिल लेके हम क्यों मतलब बिल लें, फालतू की रद्दी जोड़ना हो जाएगा बिल, या फिर हमें टैक्स नहीं देना, हम अपने घर टीवी लेकर आ रहे हैं लेकिन हमें टीवी का कम दाम में चाहिए। तो मतलब बेचने वाला मतलब बोल देता है ठीक है आप मतलब बिल मत ले जाओ, क्योंकि अगर वो बिल देगा ना तो उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा, तो फिर वो टैक्स अपने जेब से तो भरेगा नहीं, है ना। तो इसके लिए वो क्या करता है, आपको बिना बिल का सामान बेच देगा। अब कल के दिन वो खराब हो जाती तो आप उसको ले लेकर कहाँ जाओगे। तो इस तरह का जो इंडिफरेंस यानी कि ये जो बिहेवियर है उनके द्वारा ये जो टाला मटोली वाला लापरवाही का इंडिफरेंस का नेचर अपनाया जाता है, इससे भी कस्टमर जो होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन के शिकार होते हैं। साथ ही साथ उनको नॉलेज नहीं होता है कुछ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स का, कि भैया ISI मार्क का सामान लेना है, तो अगर आप किसी भी मतलब प्रेशर कुकर या प्रेस वगैरह खरीद रहे हैं वो आपके लिए ठीक होगा, आप दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। तो इस तरह से वो चीज़ें वो लोग देखते हैं, सॉरी नहीं देखते हैं और वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं। एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे दिया जाता है। टेली मार्केटिंग मतलब झूठे प्रलोभनों या विज्ञापनों के लालच में आकर आप अपनी आंख बंद कर वो आप उस सामान ले लेते हो और आप उल्लू बना दिए जाते हो कि मतलब उस सामान की उतनी क्वालिटी नहीं होती। क्योंकि मार्केट का एक नियम है कि अगर आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में मतलब पैसा लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जो मतलब पैसा है वो पूरा का पूरा आप उसमें मतलब कस्टमर से वसूल करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वही चीज़ है जो वहाँ से यहाँ आ गई है। आप दोनों को मतलब मिश्रित करके लिख सकते हो कि इस तरह से मतलब झूठे विज्ञापनों की सहायता से झूठे मूठे ऑफर्स दे के मतलब कि मतलब वो ऐसे तुम गए हो कभी सुपरमार्केट में, मतलब बोलते हैं कि मतलब बाय 2 गेट 1 या फिर गेट 1 बाय 2, है ना। तो ये इस तरह के जो मतलब विज्ञापन होते हैं इसमें आप क्या प्रलोभन में आ जाते हैं, आपको लगता है अरे देखो तो एक चीज़ मतलब फ्री मिल रही है, जबकि वो फ्री नहीं होती है। वो उस चीज़ का दाम बढ़ा देते हैं कि उसमें 3 वस्तुओं का दाम शामिल होता है और आप उसे खरीद लेते हैं। तो इस तरह की जो मतलब विज्ञापन वगैरह होता है आप उसके साथ थोड़ा सा मिसलीड हो जाते हो और आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ठीक है, आपकी जेब का अधिक पैसा चला जाता है। अगला है इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि लोग जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं होता है कि उनके लिए क्या सही है, ठीक है ना। तो वो गोदरेज की जगह गोदराज लिख देते हैं। गोदराज नाम का, जैसे कि मैंने आपको कल सेंटर फ्रट नाम का एक वो बताया था च्युइंगम, कि भैया लेने तो फ्रूट गए थे लेकिन हमें फ्रूट की स्पेलिंग हमने गौर ही नहीं करी, हम सेंटर फ्रट ले आए, डेयरी मिल्क का मतलब डायरी मिल्क ले आए, ठीक है ना। तो भैया अब
डायरी मिल्क और डेयरी मिल्क के बीच में अंदर जानने के लिए आपको कम से कम लिटरेट तो होना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से आप गलत सामान खरीद लेते हो और आप उस चीज़ में अपना पैसा दे आते हो। ठीक है, अगला जो टाइप है वो है सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन, कि क्या काम किया जाए कि हमारे जो कस्टमर हैं वो उल्लू ना बने। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि कस्टमर को शिक्षित करो, उसको नॉलेज दो कि कौन सी वस्तु क्या कैसे उसके लिए कि कितनी सही है, आपको इस बात का नॉलेज देना पड़ता है। ठीक है, जब आप ये नॉलेज दोगे तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और एक्सप्लॉयटेशन का आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, यानी कि कस्टमर को चाहिए कि उसको तमाम जो स्टैंडर्डाइज्ड के मार्क्स हैं, जैसे ISI मार्क, एग मार्क, वोल मार्क, गोल्ड वाला मार्क, तो ये सारे मार्क्स की उसको यहाँ पे जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर उसको जानकारी है तो वो अपने एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकता है। अगला जो टाइप है टेकिंग कैश मेमो और रिसीट। रिसीट मतलब क्या होता है, रिसीट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, रिसीप्ट मत बोल देना। ठीक है, तो रिसीट होता है, रिसीट मतलब होता है बिल। अगर कस्टमर प्रॉपर तरीके से बिल वगैरह खरीदता है तो वो अपने आपका ध्यान रख सकता है, एक्सप्लॉयटेशन रोक सकता है। अगला जो टाइप है नॉट टू बी ल्योर्ड ऑफ बाय एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देकर भी इस चीज़ को रोक सकते हैं, आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट के सहारे ना जाएं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इसके आगे का आप लोग ये दो टॉपिक देख लेना कि वेरीफाई करो एक्सपायरी डेट, कहीं हम कोई नकली सामान तो नहीं ला रहे, मतलब कि कोई एक्सपायर्ड सामान तो नहीं लेकर आ रहे, वरना उससे तो एक्सपायरेशन होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अपना दिमाग यूज़ करके एक्सपायरेशन से बच सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंज्यूमर मूवमेंट। भारत सरकार ने देखा कि कस्टमर के अब राइट्स के लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या होता है कि उन्होंने जो प्रयास थे वो 1955 में चालू हो गए थे। 1955 में सामान को होर्ड करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, सामान में मिलावट करना, इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पास किया था कि अगर आप किसी खाद्य पदार्थ में या फिर जो बहुत उपयोगी की चीज़ें हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह हैं, उनमें अगर आप मिलावट करते हो या फिर इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में पास हुआ था। अगर एग्जाम में आता है ये आपका चूज द राइट आंसर में या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में और इसके नीचे वाले के बारे में भी पढ़ लेना कि वेट और स्टैंडर्ड मेजर एक्ट लाया गया था कि पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी एक तरह का बाट उपयोग होगा और एक कंपनी का होगा, वो एक सरकारी कंपनी का होगा, तो आपको उसका लेना बहुत ज़रूरी है या फिर उसके लिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी है कि आप वो मतलब बाट का बना के निर्माण कर रहे हो सेलिंग के लिए। तो वो बाट या वो पैमाना, वो स्केल जो रहता है वो बहुत ही कॉमन रहता है। तो ये 1976 में एक नियम आया था वेट स्टैंडर्ड मेजर एक्ट, उस नियम के अंतर्गत इसको लाया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से 1985 में मतलब पहली बार बात हुई थी कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस तरह का होना चाहिए। तो 1986 में एक लॉ ला दी, एक एक्ट ला दिया गया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट में आता है, उसको शॉर्ट में हम कोपरा कहते हैं। एग्जाम में कोपरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहां CO मतलब होता है कंज्यूमर, P मतलब PR मतलब प्रोटेक्शन, A माने एक्ट। इस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हर जिले में एक जुडिशरी सिस्टम लागू किया गया है, उसे हम कंज्यूमर फोरम कहते हैं कि यानी कंज्यूमर के लिए अलग से विशेष अदालतों को बनाया गया है कि अगर कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जुडिशरी सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अलग अलग जगह लागू हुआ है। अगर कोई मामले 0 रुपए से लेके 20 लाख तक के मामले हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व होते हैं। अगर इतने रुपए की ठगी की गई है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप जाके अपनी शिकायत कर सकते हो, आपका निपटारा होगा। इस फोरम में बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले तक लग जाते हैं। तो एक ये डर है, एक मतलब पीनल कोड मतलब बनाया गया है। 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो मामले होते हैं वो स्टेट लेवल पे और 1 करोड़ से जो ज़्यादा के मामले होते हैं वो आपके नेशनल लेवल में देखे जाते हैं। तो इसकी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। अब आगे बताया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लागू किया गया है। इसके अलग से कुछ गाइडलाइंस आर्टिकल्स वगैरह हैं कि अगर आप किसी तरह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। ठीक है, आगे बताया गया है कि 24
दिसंबर में नेशनल कंज्यूमर डे, ये हर साल एग्जाम में आता है कि नेशनल कंज्यूमर डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह से यहाँ एक पॉइंट और है कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे आप 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। आप अपनी ट्रिक लगा के उस चीज़ का कर सकते हो कि भाई क्रिसमस के एक दिन पहले हम नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मतलब मार्च में जाके मार्च के बीच में जाके हम वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करें। तो इस तरह की आप लोग कई सारी ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल करके इस चीज़ को याद कर सकते हो। अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर के राइट्स और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो पहला जो उसका राइट है वो अपने आप को सेफ रख सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ये दूषित नुकसान देने वाला सामान खरीदें। तो उसके लिए ये उसका अधिकार है कि अगर वो प्रेशर कुकर खरीदे तो वो ISI मार्क से अफिलिएटेड एक प्रेशर कुकर खरीदे, क्योंकि उसकी जो वॉल्व वगैरह है वो सेफ्टी वॉल्व वगैरह फटने से, कुकर फटने से एक फैटल मतलब होता है भयावह, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट तक हो सकता है। तो उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपके पास एक राइट है, आप इस तरह के सामान खरीदें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड किए गए हैं। अगला जो राइट है वो है राइट टू इन्फॉर्म्ड, आपको सूचना देने का पूरा अधिकार है। आपके पास राइट है कि आप ऐसे सामान खरीदें इसमें अलग से एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका सही MRP जैसे सामान दिए हों, बैच नंबर दिया हो, कहाँ का वो बना है, ये सब। तो कभी आपने सामान देखा कि मतलब कोई जैसे कहीं का चावल बन के आ रहा है तो पूरा एड्रेस दिया है कि अरे ये तो गाडरवारा का चावल है, तो वहाँ का क्यों एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह उसमें क्यों छाप रहे हो? क्योंकि जो कंज्यूमर उसको उपयोग कर रहा है उसके पास ये राइट है कि हम सामान किसका खरीद रहे हैं, ये सामान कहाँ से रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी हैं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इन द ईयर 2005 जब RTI आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी आपके लिए इसमें बात उठी थी। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप RTI के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला जो राइट है वो है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ मतलब आपको सिलेक्शन का अधिकार है कि आप गैस कनेक्शन से ले रहे हैं तो कभी कभी गैस कनेक्शन वाले ज़बरदस्ती में अपनी एक रबड़ बेच देते हैं या एक रेगुलेटर मतलब बेच देते हैं, नहीं, तो आपके पास एक राइट है कि आप बस ISI का मतलब अफिलिएट में खरीदें, आपके पास पूरा अधिकार है। इस तरह से आपको गैस एजेंसी वाले बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो राइट सिर्फ गैस एजेंसी नहीं, और भी आप कोई भी आर्टिकल्स के, अभी मैंने मतलब बीच में बच्चों कार ली तो मैंने उसमें बहुत कुछ नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि मुझे वो चीज़ वहाँ से बहुत महंगी मिल रही थी और अच्छी भी नहीं थी, तो मैंने उसको मतलब बाहर से खरीदा। तो मेरे को राइट टू चूज़ का भी वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। तो राइट टू बी रीड्रेसल, तो रीड्रेसल का राइट कि भैया आप के पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके अपने मामले रख सकते हैं उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने अगर आपका केस बिगाड़ दिया है, अगर उसने गलत एनेस्थीसिया दिया है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, क्योंकि गलत एनेस्थीसिया देने से आपकी मौत तक हो सकती है, आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है तो आप पहले उसका एनेस्थीसिया वगैरह की कंपनी वगैरह देख लो, जांच लो कि भैया हमको आप दोगे तो, लेकिन क्या हम मरेंगे तो नहीं इससे, ठीक है। तो इस सब पूरी चीज़ों को आपके बारे में जानने का आपको पूरा हक दिया है। लेकिन इतने सारे हकों को देने के बाद बदले में आपसे गवर्नमेंट को चाहती भी है, वो है आपकी ड्यूटीज़। तो पहली जो नंबर की एक ड्यूटी है वो ये कि आप बिल वगैरह लें, रिसीट वगैरह लें। रिसीट बोलना है बेटा, रिसीट मत बोल देना, ठीक है ना। गारंटी कार्ड वगैरह आपको लेने का आपकी ड्यूटी है। आप मांगे इस चीज़ को कि हमें इस चीज़ में कितनी गारंटी दोगे और इसका क्या गारंटी। अभी मैंने बीच में ऑनलाइन जो ट्रिमर खरीदा था, दाढ़ी बनाने वाली मशीन, तो उसमें अलग से गारंटी कार्ड आया था। तो ये चीज़ें इस बात का प्रूफ है कि भैया वो चीज़ कब तक हो रहा है, ठीक है ना। टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो आपके पास आपकी एक ड्यूटी है कि आप इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कंजप्शन को करें कि भैया, क्योंकि अगर आप जैसे कि अगर सामान सस्ता है तो ऐसा नहीं करेंगे आप मतलब मार्केट से सारा सामान खरीद लेंगे, अरे नहीं हम माला माल, हम अमीर आदमी, हम सारा ले लेंगे, क्यों, अभी वो सस्ता मिल रहा है, हम स्टोर कर लेंगे। तो भैया स्टोर करना भी गलत होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक ड्यूटी है कि आप इस चीज़ को स्टोर ना करें। अगली जो ड्यूटी है वो है कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ यानी कि आपको कोपरा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कब कैसे क्या आप अपने अधिकारों के लिए कंज्यूमर फोरम में जाके, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का है, अलग अलग लेवल का है, उसमें आप अपने मतलब मामले रख
सकें। और वन मस्ट कंप्लेन, और अगर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन आपके सामने हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, तो आप उसको प्रेरित करें कि वो उस चीज़ की शिकायत करें। जब तक शिकायत नहीं होगी हमेशा लीनियंसी वहाँ पे बढ़ती रहेगी और वहाँ पे लापरवाहियाँ भी होती रहेंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स के बारे में, वूल मार्क, ISO मार्क, FPO मार्क, एग मार्क वगैरह के बारे में जानकारियाँ, वो जितने भी मार्क्स होते हैं वो सारी जानकारियाँ आपको होना बहुत आवश्यक है। तो ये कुछ आपकी ड्यूटीज़ होती हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या करना होता है कि यदि अगर आपके किसी खिलाफ, आपके खिलाफ कोई मतलब फॉर्जरी हो रही है, कोई धोखा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो द एफर्ट विच आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इज सफिशिएंट, मतलब जो भी आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं वो अपने आप में सफिशिएंट होते हैं। थोड़े में आप अपने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण स्तर में रहते हैं या अर्ध शहरी स्तर में रहते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि अरे ये तो बड़े शहरों के मतलब चौंचले हैं, हम लोग क्या करें, गरीब लोग, हम लोग गांव में रह रहे। तो ये चीज़ें मतलब इस तरह का बिहेवियर आप ना अपनाएं। इलिटरेट, इग्नोरेंट यानी कि अशिक्षित और अज्ञानी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने खिलाफ आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको उसका मेमो होना, उसका बिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल है तो पूरे देश में आपका मामला कहीं भी जाके सुना जा सकता है, और अगर एक बार मामला सुन लिया गया, प्रूफ हो गया, तो वो कंपनी तक बंद हो सकती है। आपके पास इतना राइट है क्योंकि आप एक कंज्यूमर हैं। आप अपनी योग्यता को मतलब पहचानिए। कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर को वकीलों की ज़रूरत पड़ती है कोई भी केस वगैरह रजिस्टर करने में। तो इसका भी अगर आपकी केस जीत जाते हैं ना बच्चे, तो वहाँ पे आपको पूरा पैसा कि आपके इस पूरे केस में आपको कितना पैसा खर्च हुआ है वो तक आपका मतलब वापस हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट इसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। डेवलपिंग कंट्री जो कि मतलब भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे इस तरह के अगर प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। डेवलप्ड कंट्री का हर कोई शिक्षित होता है, वो चाहता ही है कि हम सेफ रहें, ठीक है। एक और चीज़ बच्चों एग्जाम में आई थी, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, 2020 में आया था। तो इसमें आप मतलब मोनोपोली वाला अधिकार पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आप पढ़ें, जानें। मैं आज आपको इसका PDF भेज दूंगा, ये पहला वीडियो है। अब कल हम क्या करेंगे, इस मतलब जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें कल हम बैंकिंग के बारे में मतलब पढ़ेंगे। वो कल आपका सेकंड चैप्टर होगा। तो अभी मैं इसका आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भेज देता हूँ। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।